हेलो स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर पूजा अग्रवाल वेलकम यू ऑल इन माय क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग नेट जेआरएफ पेपर 1 की लेक्चर सीरीज़ कवर कर रहे हैं, जिसमें हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। उसी के सीक्वेंस में यूनिट 1 यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसका नेक्स्ट टॉपिक हम लेक्चर 8 में कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि सपोर्ट मटेरियल, लर्निंग इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं। आपको याद हो स्टूडेंट्स कि हमने जो लेक्चर हमारा 6 और 7 था, उसमें भी हमने इफ़ेक्टिव टीचिंग के फैक्टर्स डिस्कस किए थे, टीचिंग फैक्टर्स और लर्निंग फैक्टर्स, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड दिस सीक्वेंस अहेड, जिसमें आज हम सपोर्ट मटेरियल के फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि हम इस सीक्वेंस में, इस लर्निंग सीरीज़ में एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हर लेक्चर के एंड में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है, एमसीक्यू बेस्ड, और हर लेक्चर के बिगिनिंग में हम पहले वो होमवर्क एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। सो इस बार का जो लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क असाइनमेंट था, वो था क्वेश्चन: अ मेंटली रिटार्टेड स्टूडेंट अटेंड्स योर लेक्चर एंड सिट्स इन अ डेफ एंड डम मैनर, what will you do as a teacher? आप एज अ टीचर क्या करोगे? ऑप्शन ए, मेक योर लेक्चर वेरी सिंपल एंड स्पेयर सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर हिम। ऑप्शन बी, यू प्रेशराइज द स्टूडेंट टू लीव द क्लास। ऑप्शन सी, यू डू नॉट लाइक टू स्पॉइल मेजॉरिटी फॉर द इंडिविजुअल। और ऑप्शन डी, यू डू नॉट सपोर्ट हिम एट ऑल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको घर में सोचा होगा और आपके पास इसका सही आंसर भी है। बिल्कुल ठीक। जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जिसमें मेक योर लेक्चर वेरी सिंपल एंड स्पेयर सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट स्टूडेंट हु इज़ डेफ एंड डम मैनर में बैठता है आपके क्लास में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक कोड डिस्कस करते हैं। अगर आप पिछले लेक्चर्स को अटेंड करते आ रहे हैं तो आपको इस लेक्चर सीरीज़ का ट्रेंड पता होगा। इस लेक्चर का कोड है: अ टीचर हु इज़ अटेम्प्टिंग टू टीच विदाउट इंस्पायरिंग द पीपल विद अ डिज़ायर टू लर्न इज़ हैमरिंग ऑन कोल्ड आयरन। बिल्कुल ठीक बात है कि एक टीचर का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने जो उसका स्टूडेंट है, जो उसका विद्यार्थी है, उसके अंदर लर्निंग की इच्छा जागृत करे। अगर अगर वो पढ़ना नहीं चाहेगा, वो स्टूडेंट खुद से लर्न नहीं करना चाहेगा, तो आप चाहकर भी उसको कोई भी ज्ञान या नॉलेज नहीं दे सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे आप किसी कोई जो लोहार है, वो ठंडे लोहे पर अगर हैमरिंग करेगा तो उसका काम पूर्ण नहीं होगा, वो अपना सक्सेसफुली काम नहीं कर पाएगा। सो इसी तरह से एक टीचर का काम है। नाउ फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल, ये डिस्कस करते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रिलेटेड हैं इफेक्टिव टीचिंग में इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट मटेरियल। लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल मीन्स, क्या मतलब होता है इसका? A variety of learning and teaching materials used in classroom. ये it depends टीचर टू टीचर, ये बहुत ही पर्सनल टच देता हुआ एक टॉपिक है, जिसमें आपने ऑब्ज़र्व करा होगा, एंड आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू मस्ट बी टीचिंग समवेयर। आप स्कूल में, कॉलेज में भी आप टीचिंग कर रहे होंगे। सो आप इसको बेहतर जान सकते हो कि जब एक टीचर क्लास में एंटर करता है तो उसका एक अपना तरीका होता है स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करने का, उसको पढ़ाने का, और आप अपना जो कंटेंट डिलीवर करना चाह रहे हो उसका तरीका डिफरेंट होता है। हर टीचर का अपना डिफरेंट तरीका है, और वो मटेरियल जो इस्तेमाल करता है वो कहलाता है लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। जो भी आप माध्यम इस्तेमाल करते हो अपनी टीचिंग को कंप्लीट करने के लिए क्लासरूम के अंदर, the support material aims to support teachers and students in achieving the learning outcomes of any subject. आप जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये जो सपोर्ट मटेरियल है ये आपको हेल्प करता है कि आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाए। फॉर एग्जाम्पल,
कोई ज्योग्राफी का टीचर है और वो बच्चों को जो ग्लोब है उसमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं वो पढ़ाना चाह रहा है, तो अगर वो केवल उसको वर्बली बोलेगा तो डैट विल नॉट बी इनफ। अगर वो, आप अज्यूम करिए कि अगर वो क्लासरूम में उसने ग्लोब रखा हुआ है और साथ में उसने एक मैप रखा हुआ है, वर्ड मैप है, तो डैट वुड बी क्वाइट ईजी फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द टीचर इज ट्राइंग टू टीच देम। So students, these are support materials, right? So आगे इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, teachers and students can discover many ways of reaching the learning outcomes. Not only the teacher finds the solution, कई बार students भी आपको कुछ तरीके आपको on the spot आप identify करते हो कि इस तरह से अगर आप पढ़ाओगे तो that would be the better way to convey your message to the students. For example, सपोज़ आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास में पढ़ा रहे हैं, सपोज़ आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, आप सपोज़ आप हिस्ट्री टीचर हैं और हिस्ट्री टीचर में आप पानीपत का युद्ध बच्चों को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें आपने अगर दोनों पक्षों को यहाँ पर दो लोग क्लास से पिक करे और आपने एक रोल प्ले जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जिसमें कि आपने डायलॉग्स दोनों बच्चों को दे दिए, दोनों पक्षों के, और फिर आपने उसको क्लियर करा कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन पानीपत की लड़ाई, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी एक एंटरटेनिंग वे में ज़्यादा बेटर इनपुट ले पाएंगे जो आप कहना चाह रहे हो क्लास में, राइट? तो इस तरह ऑन द स्पॉट भी आप कुछ ऐसे लर्निंग सपोर्ट मटेरियल्स डिस्कवर करते हो। देन दीज रेंज फ्रॉम टीचर्स एंड लर्नर्स क्रिएटेड रिसोर्सेज टू कमर्शियली प्रोड्यूस क्लासरूम रिसोर्सेज सच एज वॉल चार्ट्स, वर्कबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, ई बुक्स, रीडर स्टेशनरी, साइंस किट्स, डिक्शनरीज एंड encyclopedias. These are some of the support material which are commercially available in the market. आप चाहें तो आप खुद अपना सेल्फ बिल्ड मटेरियल भी आप बना सकते हो, और चाहो तो इन जो अवेलेबल ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में उनको भी इस्तेमाल करके आप अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स और लर्नर्स कैन गेट मोर एंड मोर इनपुट फ्रॉम योर टीचिंग, राइट? Now we will discuss those important factors जो कि आपके लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल को पावरफुल बनाते हैं और आपकी टीचिंग को इम्पैक्टफुल। सबसे पहले है एक्सेस टू द सपोर्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल आपने सपोर्ट मटेरियल तो अवेलेबल कर दिया, आपने बच्चों को जितना भी कंटेंट है वो डिलीवर कर दिया, बट उसका एक्सेस बच्चों को नहीं है। आपने ये नहीं बताया कि हाउ टू एक्सेस द सपोर्ट, जो भी आपने सपोज फॉर एग्जांपल आपने कुछ नोट्स बनाए और वो नोट्स को आपने अपने पास बनाकर उसको रख तो लिया, बट बच्चों का, स्टूडेंट्स का एक्सेस आपके उस लर्निंग मटेरियल को नहीं है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। हाउ कैन इट पॉसिबल टू मेक द टीचिंग इम्पैक्टफुल अगर एक्सेस ही बच्चों को नहीं मिल पाया? देन यूज़ ऑफ सपोर्ट मटेरियल, आपने जो भी कंटेंट अवेलेबल करा बच्चों को, नोट्स प्रोवाइड करे, मे बी आपने कुछ उनको कुछ केस स्टडीज़ प्रोवाइड करी होंगी बच्चों को समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसको कैसे उनको इस्तेमाल करना है, किस तरह से उनको अपने आंसर्स में उसको उसका जो भी प्रपोर्शन है वो कैसे लेना है, यह आपको उनको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाया और आपने उसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया, बट आपने उसको तरीका नहीं बताया कि आप इस जो भी टेक्स्ट आपने प्रोवाइड करा है उसको आप किस तरह से अपने एग्जाम में यूज़ करेंगे। आप स्टूडेंट्स को जब तक नहीं बताएंगे कि यू शुड यूज़ मोर चार्ट्स एंड मोर टेबल्स इन योर आंसर्स, देन आपका जो आंसर है वो स्कोरफुल और इम्पैक्टफुल होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द स्टूडेंट्स रियलाइज द यूजेस ऑफ दैट सपोर्ट मटीरियल। देन क्वालिटी ऑफ सपोर्ट मटेरियल, क्या आपने जिस लेवल का सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को, क्या वो उस लेवल का है जिससे कि वो उसको अच्छी तरह से उसको समझ पाए और उसको यूज़ करके वो अपने आंसर्स को, अपने इवैल्यूएशन को मोर पावरफुल बना पाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने बोर्ड्स 10th के और 12th के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और आपने जो SST या
ज्योग्राफी या फिर आप फॉर एग्जांपल आप साइंस के टीचर हैं और आपने जो नोट्स प्रोवाइड करे वो अप टू द मार्क नहीं है, बोर्ड्स के लेवल के नहीं हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस लेवल को टच करते हुए सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल कराएं. देन अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट मटेरियल, आपने उनको बता तो दिया कि आप उनको जो नोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स को अगर वो पढ़ेंगे तो उनको बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन वो अवेलेबल नहीं कराए, आपने उसको समय से उनको उसका अवेलेबिलिटी नहीं दिया, तो भी आपकी टीचिंग इम्पैक्टफुल नहीं होगी. फॉर एग्जांपल बच्चों के एग्ज़ाम बिल्कुल आने को हो गए, डेट शीट भी आ गई और उनका अभी 2 दिन बाद एग्ज़ाम है और अभी तक आपने उनको सपोर्ट मटेरियल ही नहीं दिया, तो फिर कैसे आपने जो पूरा साल बच्चों को पढ़ाया, जो स्टूडेंट्स को इतना आपने कंटेंट डिलीवर किया वर्बली क्लास में, लेकिन आपने अपना सपोर्ट मटेरियल, अपने नोट्स, अपना जो भी स्टडी कंटेंट था वो अवेलेबल ही नहीं किया बच्चों को, तो आपने पूरे साल जो टीचिंग करी वो कैसे इफेक्टिव हो जाएगी. देन सप्लीमेंट्री सपोर्ट मटेरियल, जो एडिशनल आप मान लीजिए नोट्स देना चाहते हैं, एक तो आपने जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है बच्चों को, उसके जो टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट था वो आपने नोट्स फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया, टेक्स्ट बुक अवेलेबल करा दी, लेकिन आपने रेफरेंस बुक्स आपने रेफ़र नहीं करी बच्चों को. आपने फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, बच्चों ने एनसीईआरटी तो मैथमेटिक्स की लगाई जो कि उनको स्कूल से प्रिस्क्राइब थी और सिलेबस में भी उनके ये मेंशन था, लेकिन आपने कोई और राइटर मैथमेटिक्स का जैसे आर.एस. अग्रवाल है या आर.डी. शर्मा है, आपने वो एक्स्ट्रा उनको नहीं लगवाया, उनको प्रैक्टिस नहीं करवाया, सो मे बी उनकी परफॉर्मेंस लेवल थोड़ी सी डाउन हो जाए. तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एडिशनल आपने जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करे हैं या नहीं. देन अपडेटेड सपोर्ट मटेरियल की जो अपडेटेड मान लीजिए सिलेबस में कुछ चेंजेस आते हैं हर साल, जैसे अगर हम सीबीएसई बोर्ड का बच्चों का 12th का हम देखें तो उसमें 2 साल पहले जो लिटरेचर में नोवेल था वो डिफरेंट था सीबीएसई में, अब उन्होंने इस साल पिछले 2 साल से नया राइटर को प्रिस्क्राइब किया है. या फिर हम कंप्यूटर साइंस लें अगर, तो पहले कोई और लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस में बच्चे पढ़ते थे 12th में सीबीएसई बोर्ड में, अब इस बार पिछले साल से वो पाइथन उन्होंने इंट्रोड्यूस करा बच्चों को. सो अब यहाँ पे अगर आप अपडेटेड सिलेबस बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, वही पुराने सिलेबस को पढ़ाते रहेंगे, तो कैसे आपका टीचिंग इम्पैक्टफुल होगा. या फिर हम अपना ही एग्जाम्पल ले लें, जैसे नेट जेआरएफ का जो पहले सिलेबस था 2019 से पहले वो डिफरेंट था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ यूनिट्स में कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन करे, कुछ टॉपिक्स हटाए. तो अगर अब हम अपना प्रिपरेशन उस पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी और कैसे आपके जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो कैसे उसकी टीचिंग इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल होगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के अगर कुछ भी और इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं तो वो भी आपको बच्चों को प्रोवाइड करने होंगे, तभी आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी. राइट? Now we will discuss the other factors which are related to the learning environment and institutions. So हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे. A पार्ट लर्निंग environment से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड बी पार्ट में. लर्निंग इन्वायरमेंट दैट मीन्स कि जहाँ पर भी टीचिंग हो रही है, जिस भी सराउंडिंग में टीचिंग हो रही है, वो इन्वायरमेंट भी लर्निंग फ्रेंडली होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जो टीचर है वो क्लास में पढ़ा रहा है लेकिन बाहर से बहुत शोर आ रहा है, मे बी ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, या कुछ बच्चे बाहर ग्राउंड में जो खेल रहे हैं बहुत शोर हो रहा है, तो भी आप वो इम्पैक्टफुल टीचिंग नहीं हो पाएगा. सो लेट्स सी क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं. सबसे पहले बेटर पार्टिसिपेटरी कल्चर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपका लेक्चर है, आपका जो क्लास है, वो इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए. स्टूडेंट्स 2 वे होना चाहिए. अगर आप बस एज अ टीचर गए और आपने अपनी बात कह दी और आप बस बोलकर चले आए और बच्चों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट आपके उस लेक्चर में नहीं है, तो बिलीव मी स्टूडेंट्स, वो जो टीचिंग है वो बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव नहीं हो सकती. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ऑलवेज encourage the involvement of students in your lecture, right? Then faculty member participation. आप अपना भी अब ये नहीं कि आपने किताब उठाई, आप क्लास में गए और किताब पढ़कर चले आए. आपने अपना तो इनपुट कुछ दिया ही नहीं. आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई उसमें जो आपका सिलेबस था, आपने वो जो भी उसमें कंटेंट था वो बच्चों से रीड करवाया और रीड करवा के बोला कि भाई अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया. नो, यहाँ पर आपका इनपुट, आपने पहले सिलेबस पहले जो कंटेंट था वो पढ़ाया, उसके बाद आपने
अपना इनपुट दे के ऐड ऑन करके, जब तक आप एग्जाम्पल्स दे के बच्चों को नहीं समझाएंगे तब तक आपकी टीचिंग इम्पैक्टफुल नहीं हो सकती, राइट? सो यू हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग इन योर क्लास। देन फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। जिन भी ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपने अपनी टीचिंग शुरू करी है, हमेशा आपका ध्यान उस पर ही रहे, बी फोकस्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने क्लास की बात करें तो हम ये जो सीक्वल ऑफ लेक्चर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और आप इसको अटेंड कर रहे हैं, अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव से हिल जाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना एट एनी कॉस्ट। हमको किसी भी तरह से नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना ही करना है। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम हर लेक्चर को अटेंड करेंगे, हम प्रिपरेशन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्लानिंग फॉर मल्टीपल पर्सपेक्टिव। अब आप आपने लेक्चर प्रोवाइड करा क्लास में, जो आप कंटेंट बोल कर आए, उसमें आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी उसमें इन्वॉल्व करिए कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप बच्चों के साथ आप इंटरैक्ट करिए कि इज इट आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आप क्या जो भी आप बोलना चाह रहे हो, क्या वो बच्चों को समझ में आ भी रहा है कि आप बस केवल एक पैसिव वे में आप बोलकर चले आए, पता नहीं कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरे जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी प्लान करके अपने लेक्चर को डिलीवर करें। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आप जिस तरह से भी अपने लेक्चर देते हैं और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को आती है तो आप उसको सॉल्व भी करने की अप्रोच अपनी पेडागॉजी में, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में ज़रूर रखें, तभी बच्चे और उत्साहित होंगे। जितने बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप करेंगे आपकी क्लास में, दैट मीन्स कि योर ऑब्जेक्टिव इज़ फुलफिलिंग योर जो भी आपका मोटिव है, आपका जो टीचिंग है वो इफेक्टिव है, ये इस बात का साइन है। बिलीव मी स्टूडेंट्स। देन डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट। आप बाइस्ड नहीं हो बिल्कुल भी, जो भी क्लास का एनवायरनमेंट है वो कंप्लीटली अनबाइज्ड हो, हर बच्चे को मौका मिले क्वेश्चन पूछने का और हर स्टूडेंट को आप उसके क्वेश्चन के सोल्यूशन देकर सेटिस्फाई करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई मान लीजिए जो बच्चा टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं, केवल आपका ध्यान उन 5 स्टूडेंट्स की तरफ ही है, आप केवल उनकी बात ही सुनते हैं, बाकी बच्चे हो सकता है कुछ स्लो लर्नर्स हो, कुछ एवरेज स्टूडेंट्स हो, कुछ अच्छा स्कोर कर पाते हों, कुछ हो सकता है इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हों इस बार, तो आपका ध्यान सभी की तरफ इक्वल होना चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये इंप्रेशन आना चाहिए कि टीचर एक्चुअली इज गिविंग द अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, राइट? सो दिस इज द डेमोक्रेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट दैट हैज़ टू बी क्रिएटेड इन योर क्लास। देन बी पार्ट वी विल डिस्कस, जो कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, कि अगर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ये फैक्टर्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी टीचिंग इफेक्टिव या इम्पैक्टफुल नहीं हो सकती। जैसे एक्सपीरियंसेस शेयर अप्रोच। आप जो भी अनुभव हैं आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर होने बहुत ज़रूरी हैं। आपके कुछ अच्छे अनुभव होंगे, कुछ बुरे अनुभव होंगे, वो आप शेयर करिए। आप अपने आप से जोड़ के जब अपना क्लास करेंगे, अपने स्टूडेंट को आप अपना कंटेंट डिलीवर करेंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। देन एम्फसाइज ऑन इनोवेटिव अप्रोचेस। अगर टीचर कुछ इनोवेटिव अप्रोचेस को अडाप्ट करना चाहता है अपनी टीचिंग में और इंस्टीट्यूशन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी आपकी टीचिंग कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होगी, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्टूडेंट्स को आपका जो टॉपिक है वो प्लांट्स, साइंस की आप टीचर हैं और आपको प्लांट्स के बारे में आप कुछ पढ़ा रहे हैं, तो आपने इस बार प्लान किया कि क्यों ना बच्चों को हम गार्डन में ले जाकर जो भी हम जिस भी फ्लावर के बारे में, प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चों का एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो लें और उसको लर्न करें। सो अगर यहाँ पर अगर आपको इंस्टीट्यूशन अलाउ ही नहीं करेगा कि आप वहाँ पर जाओ, आप बच्चों को लेकर जाकर ये ऐसे क्लास लें, तो भी आपकी टीचिंग कैसे इम्पैक्टफुल होगी। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मे बी जो आपका क्लासरूम है वहाँ का जो फ़ैन है या वहाँ की जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो प्रॉपर नहीं है, क्लास में अंधेरा है, फ़ैन नहीं चल रहा है, तो भी कहीं ना कहीं अटेंशन लेवल बच्चों का जो है वो लो हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं करेगा तो भी आपकी टीचिंग इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। देन जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। मे बी यू हैव मल्टीपल न्यू आइडियाज़ फॉर द गुड लेवल ऑफ टीचिंग इन द इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप वो कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं, आप कुछ आइडियाज़ देते हैं और इंस्टीट्यूशन उनको सपोर्ट नहीं करता है तो भी आपकी टीचिंग कहीं ना कहीं उतनी पावरफुल नहीं हो पाएगी। आप चाह रहे हैं, आप
आपको पता है कि ये आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा लेवल हाई होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब आजकल स्मार्ट क्लासेस का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल गया है, सभी स्कूल्स ऑलमोस्ट अब स्मार्ट क्लासेस को अडाप्ट कर रहे हैं। तो आपने अगर अपने इंस्टीट्यूशन में ये एक आइडिया इंट्रोड्यूस करा कि आप चाहते हैं कि स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड करी जाए ताकि बच्चों को हम लाइव टीचिंग कर पाएँ, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको लाइव देख पाएँ, सो ये टीचिंग को इम्पैक्टफुल बनाएगा। सो अगर इंस्टीट्यूशन आपके इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भी आपकी टीचिंग कहीं ना कहीं इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। देन आपके जो सजेशंस हैं वो इंस्टीट्यूशन अगर वेलकम कर रहा है देन इट विल बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव टीचिंग, कि आपके न्यू आइडियाज़ हैं। मे बी आप जो एक बुक है, बच्चों का जो सिलेबस है उसमें एक तो जो उनकी टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब होती है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाए, और दूसरा जो टीचर्स के सेल्फ मेड नोट्स होते हैं आप वो भी स्कूल के प्रिस्क्राइब्ड बुक के फॉर्म में अगर आप बच्चों को साथ में ही सिलेबस के प्रोवाइड करेंगे तो भी वो बहुत अच्छा होगा। या फिर आप वर्कशीट्स, एक टॉपिक पूरा हुआ, आपने बच्चों को वर्कशीट से उसको पूरा रिवाइज कराया टाइम टू टाइम, तो इट इज़ अ गुड सजेशन। सो देयर कुड बी मेनी ऑफ सजेशन ऑफ द टीचर्स दैट शुड बी वेलकम बाय द इंस्टीट्यूशन। देन फीडबैक, कि इतने जो एफर्ट्स पुट हो रहे हैं, इतना जो आप इतना मेहनत कर रहे हो, आप इतना एफर्ट्स पुट कर रहे हो अपने लेक्चर्स को बनाने में, नया आइडियाज़ लाने में, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, आप अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाओ, तो इन सब का क्या असर आ रहा है, ये फीडबैक भी इंस्टीट्यूशन अगर प्रोवाइड करे तो डैट वुड बी मोर इम्पैक्टफुल इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। कि पेरेंट्स का फीडबैक, टीचर्स का फीडबैक, जो स्टेक होल्डर्स हैं स्कूल के उनका फीडबैक क्या है स्कूल के बारे में, सोसाइटी का फीडबैक स्कूल के बारे में क्या है। सो ये कहीं ना कहीं टीचर्स के टीचिंग को और इफेक्टिव बनाता है, उनके मोरल को हाई करता है। सो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव टीचिंग को। राइट स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डू सम MCQs जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है वो है टीचर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन। देयर आर 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन बी, कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। ऑप्शन सी, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक टेक्निक होती है MCQ अटेम्प्ट करने में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उसको आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। सो यहाँ पर हमसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पूछी जा रही है, तो हमें जो फोरमोस्ट एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर फोकस करना है। तो इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है वो है प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, कि आपके जो अनुभव हैं उनको आप प्लान करते हुए अपने क्लास को कंडक्ट करोगे तो वो आपके टीचिंग को बहुत इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाएगा। राइट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप ये लेक्चर पहली बार सुन रहे हैं तो, और अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ टीचर इन द क्लास इज a director of the group, option A. Option B, the president of the group. Option C, a leader and guide of the group. Option D, all of the above. अब जो टीचर है जब वो क्लास लेता है तो वो क्या होता है क्लास के लिए? क्या वो एक डायरेक्टर होता है क्लास के लिए? क्या वो एक प्रेसिडेंट होता है क्लास के लिए? या वो एक लीडर होता है और गाइड होता है क्लास के लिए? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो एक लीडर, क्योंकि वो क्लास के सभी स्टूडेंट्स को लीड कर रहा है और उनको गाइड कर रहा है। गाइड कैसे कर रहा है? उनके जो डाउट्स हैं वो उनको रिजॉल्व कर रहा है, उनको कोई कन्फ्यूजन है तो वो उनको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरह से ये 2 रोल एक टीचर निभाता है जब वो क्लास में टीचिंग कर रहा होता है, एक तो एज अ लीडर और एज अ गाइड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन 3, as a teacher you are going to show historical places of a city to your students. Father of a student does not send his child with you
इन दिस सिचुएशन व्हाट वुड यू डू एज अ टीचर, आप क्या करोगे? सपोज आपने प्लान किया कि एक इम्पैक्टफुल टीचिंग के लिए आप बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं, आप हिस्ट्री के टीचर हैं, तो आपने सोचा कि मैं बच्चों को ताजमहल पढ़ा रहे थे, आप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा रहे थे, तो आपने कहा कि उसमें से एक वंडर हम बच्चों को ले जाकर दिखाएंगे ताकि बच्चों को वो हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो आपने एक विजिट प्लान किया और आपने सभी स्टूडेंट्स को वो कन्वे किया और साथ में पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन भेजी। तो आपको पता लगा कि आपकी क्लास के एक बच्चे के फादर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ही वॉज नॉट रेडी, तो आप क्या करोगे एज अ टीचर? ऑप्शन ए, लीव द चाइल्ड एंड यू वुड गो विद अदर्स। ऑप्शन बी, try to know why his father is hesitant to send his child. Option C, convince his father by telling the importance of such educational and cultural trips. Option D, none of the above. So students, what will be the correct answer? Option C is the correct answer, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप उस बच्चे को छोड़कर आप बाकियों के साथ चले जाओ। ये भी ठीक नहीं है कि आप एक उस फादर से केवल ये पूछना चाहो कि भाई आप क्यों नहीं भेजना चाह रहे हो, बल्कि आपको एज अ टीचर ये करना चाहिए कि आपको फादर से बात करनी चाहिए, उन्हें कन्विंस करना चाहिए। यू शुड टेल हिम कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज काइंड ऑफ ट्रिप्स विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। सो इस तरह से ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस लेक्चर सीरीज़ का ट्रेंड है कि हम हर लेक्चर के एंड में एक होमवर्क असाइनमेंट देते हैं जिसे आप घर में एनालाइज करते हो, सोचते हो उसका आंसर, और नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम इस होमवर्क असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ऑल द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर एक्सेप्ट emphasizing group discussion for the purpose of clarifying the objectives. Option B, emphasizes upon standard. Option C, emphasizes upon the quick control of problematic situation. Option D, differential treatment meted out to students of his class. So आप सोच के रखिएगा ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट होती है। और एक नई बात मैं इस लेक्चर में कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने इस यूनिट के नोट्स चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए, सो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लगातार नोट्स और मटेरियल डिफरेंट ई बुक्स हम शेयर करते हैं। लगातार आपको हेल्प करने के लिए हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो आपकी, या आप इस पर्टिकुलर लेक्चर या लेक्चर सीरीज़ के बारे में, या आपको किसी और टॉपिक के लेक्चर की ज़रूरत है, तो उसके बारे में अगर कुछ भी कहना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगी होगी, आप पसंद कर रहे होगे इस लेक्चर सीरीज़ को, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे उसको मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लिक करिए नीचे लाइक के सिंबल पर, और इसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएँ। और अगर आप इस लेक्चर को पहली बार सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक बेल आइकन है, जिसको प्रेस करेंगे तो आपको सभी लेक्चर्स के अपडेट और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाएंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के लिए यू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय।